डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आई होप आप लोग बहुत डिसिप्लिन के साथ अपने पढ़ाई को इस टाइम पे कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। इस टाइम पे आप लोग लापरवाही एकदम मत करो, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। इस टाइम पे रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जितना भी टाइम मिले आप ज्यादा से ज्यादा अपने सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक को रिवाइज करो, ठीक है। इस टाइम पे हम लोग बच्चों सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज करा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसके वो सभी के हम सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले 2 सैंपल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सैंपल पेपर नंबर 1 और 2, और आज हम लेकर आए हैं आपके सैंपल पेपर नंबर 3, ठीक है। तो इसमें हम लोग फिर से फिजिक्स पार्ट को कवर कर रहे हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के जो है अदर टीचर जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप ईडी एकेडमी के साथ बने रहिए और अपने पढ़ाई को डिसिप्लिन तरीके से करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव है ना, 1 नंबर का रहता है अपना, ये पता है अपने को। ये कौन सा है, यहाँ पे दिया है द लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। लाइट जो है बच्चों एयर से ग्लास में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक ग्लास है, मान लो स्लैब, और इस साइड एयर है। एयर से ग्लास में आएगी तो ये क्या होगा, बेंड होगा, है ना। ये लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग बोला है आपको कि जो स्पीड ऑफ लाइट एयर या वैक्यूम में सेम लेते हैं, और वो कितना लेते हैं, c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इनटू इन वैक्यूम, मतलब होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, म्यू इक्वल c/v, है ना। कई लोग म्यू को, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c/v, ठीक है। आपसे यहाँ पे ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट पूछा है, तो मैं vg की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। और आपको म्यू जी दिया है, ओके। कितना दिया है म्यू जी, 1.5। चलिए vg निकालना है तो आप क्या रखो, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1.5 म्यू जी, है ना। vg को इधर लाओगे, म्यू जी को डिवाइड में भेजोगे, और ये वैल्यू मैंने रख दिया। अब आप 3 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब बहुत पहले ही हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे उस टाइम पे बहुत अच्छे से करा था, ओके। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, ज्यादा जिनको अभी भी डाउट आ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैं बोलूंगा कि वो एक बार से फिर से थ्योरी वाले वीडियो जाके जरूर देख लें, ठीक है। उसका फायदा मिलेगा उनको, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अ कन्वेक्स मिरर द इमेज डिस्टेंस v, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे v दिया है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ इमेज दिया है 7.5 सेंटीमीटर, ओके। तो चलिए हम पहले बना लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वेक्स मिरर का, पोल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो नहीं दिया है, यहाँ पे दिया कि क्या है अपने को, इमेज का डिस्टेंस। तो हमें पता है बच्चों कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही इसका इमेज बनाता है। क्या ऑब्जेक्ट चाहे जहां पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा वो कहाँ, पोल और फोकस के बीच में ही इमेज बनाता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट इधर कहीं था और इमेज यहाँ पे बना था, O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज, ओके, है ना। यहाँ पे फिर दे रखा है फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ दे रखा है कितना, स्मॉल f इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज दे रखा है यहाँ पे hi इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी इमेज का डिस्टेंस ये अपने को ये तो पता है ना बच्चों कि सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं, पोल ऑफ द फोकस, पोल ऑफ द मिरर। क्या हम सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर के पोल से मेजर करते हैं ना। तो मिरर का पोल कहाँ पे, ये, तो यहाँ से इमेज का डिस्टेंस, यहाँ से पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हाइट के लिए हम देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 7.5 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ पे अपने को करना क्या है, साइन कन्वेंशन का यूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो मैंने इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका बता रखा था बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, क्या कि आप जो XY कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ में पढ़े हो, है ना, उसका यूज करा करो। यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, अपने को पता है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है इस साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, इस साइड नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, मैंने बोला सिंपली आप क्या करो, इस ओरिजिन को उठा के पोल ऑफ द मिरर पे रख दो, फिर आप देख लो वहां पे कि कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव होने वाला है, कौन सा हाइट पॉजिटिव होने वाला है, कौन सा नेगेटिव होने वाला है, ये सब चीजें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आप क्या करो, रख दो। तो जब आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव, फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है अपने को? तो अब देख लो यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, ये राइट साइड में है, पोल से राइट साइड में है, तो क्या है, पोल से राइट साइड पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये तो होने वाला है पॉजिटिव। ओके, फिर कह रहा है फोकल लेंथ भी आपका क्या है बच्चों, पोल से राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये वाला भी डिस्टेंस क्या होने वाला है, पॉजिटिव, तो फोकस भी हो गया पॉजिटिव। फिर कह रहा है हाइट ऑफ इमेज मतलब जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव साइड है, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप देख लो तीनों में V, F और H ये कहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुआ तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो एक बार, रिवाइज हो जाएगा, है ना। सिंपल आप साइन कन्वेंशन के लिए XY कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करा करो, बहुत सिंपल है। ठीक है, हाँ, आपको ये नहीं देखना है कि रे किधर जा रहा है, फिर रे के अपोजिट हो रहा है कि रे के डायरेक्शन में, ये सब कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आप हमेशा यही करा करो। हाँ, बाकी जब कभी पूछ दे एग्जाम में कि साइन कन्वेंशन लिखो, तब आपको वो लिखना है जो एनसीईआरटी में दिया है, नहीं तो ऐसे न्यूमेरिकल के लिए आप यही साइन कन्वेंशन आपका मिरर में भी काम देता है और यही लेंस में भी। क्लियर है? ओके, चले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 मीन्स 3 आप देख दो, वहां पे आपका जैसे आपके एक्चुअल पेपर में क्वेश्चन नंबर 19 दिया रहता है। ठीक है, एजर्सन रीजन वाला, लास्ट के 4 क्वेश्चन एजर्सन रीजन के रहते हैं, 2 केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स, 1 बायोलॉजी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एजर्सन क्या कर रहा है, मैंने बताया बच्चों कि आप सबसे पहले एजर्सन और रीजन, मानो कि ये दोनों पर्सन हैं, पहले देखो कि कौन कौन इसमें से सच बोल रहा है, कौन कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखो पहले दोनों क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि द वन सर्किट विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज यूज्ड फॉर अप्लायंसेस सच एज गीजर एंड एयर कूलर। तो सही बात है, जो गीजर है, एयर कूलर मतलब एसी वगैरह, ये सभी क्या हैं, ये हैवी डिवाइसेज है बच्चों। ठीक है, ये ज्यादा पावर वाले डिवाइसेज हैं, तो इनके लिए जो करंट जो सर्किट होनी चाहिए वो हाई करंट रेटिंग वाला होना चाहिए, तो 15 एम्पियर। बाकी नॉर्मल हमारा जैसे बल्ब के लिए, फैन के लिए, चार्जिंग के लिए, है ना, ये सब के लिए जो हम कोड यूज करते हैं, तो वो सर्किट आपका 5 एम्पियर रेटिंग वाला होता है। क्लियर है? तो ये बात सही कह रहा है, मतलब ये जो पर्सन है एजर्सन वाला, वो इस बार सत्यवादी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं रीजन क्या है, कह रहा है कि appliances with metallic body are connected to an earth wire with low resistance। कह रहा है कि जो मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना, कूलर हो गया, जिनके मेटेलिक बॉडी होते हैं, है ना, कूलर हालांकि फाइबर वाले भी आते हैं, मेटेलिक वाले भी। ठीक है, तो ऐसे जो मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेज है, उनके साथ एक अर्थिंग वायर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक बात है ये, है ना, और वो वायर कैसा होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस वाला। तो हाँ, जनरली हम क्या करते हैं, मेटल वायर से ही तो कनेक्ट करते हैं ना अर्थिंग को। अर्थिंग जो मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देखना डिटेल में, जिसको नहीं पता है तो वहां पे मेटेलिक वायर ही रहता है। तो बात सही है, तो इसका मतलब ये वाला
रीजन वाला भी जो पर्सन है वो भी सही है। तो मैंने बोला है जैसे ही दोनों आपके हैं ये दोनों सही हुए तो ऑप्शन सी और डी तो होगा ही नहीं, 2 ऑप्शन तो कट गया। अब बचा आपका ए और बी में से कुछ होगा। अब आप देखो बच्चों, जो रीजन दिया जा रहा है, जो एजर्शन दिया गया है, ठीक है, क्या रीजन उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या आपका एजर्शन क्या दिया गया? कह रहा कि हैवी डिवाइसेस के लिए हम लोग 15 एम्पियर रेटिंग वाले सर्किट का या वायर का यूज करते हैं, और उसके लिए रीजन क्या दे रहा है कि मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों बातों में कोई लिंक दिख रहा है आपको? ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, ठीक है। आपको अगर ये बोल रहा है कि 15 एम्पियर वाला करंट वाला जो हम रेटिंग वाला सर्किट यूज करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज्यादा करंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इनकी रेटिंग हाई होनी चाहिए। अगर ये रीजन दिया होता है ना, अब क्या बोलते हैं? बोलता है कि ये सब बिकॉज दिस अप्लायंसेस ड्रॉन हाई करंट, ठीक है, तो फिर आपका ये रीजन सही होता। लेकिन ये अजर्सन कुछ अलग बात कर रहा है, रीजन किसी और डायरेक्शन में बात कर रहा है, तो इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा? रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ए एंड ए इज ट्रू, मींस ए एंड आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए फिर अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसके लिए कह रहा है कि गिव द रीजन फॉर फॉलोइंग। आपको 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है या 2 चीजें बताई हैं, 2 फिनोमेना, आपको उसके लिए रीजन बताना है। कह रहा है कि ट्रैफिक रेड ट्रैफिक सिग्नल कैन बी सीन फ्रॉम वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो जनरली आप देखोगे बच्चों, जहां जहां पे डेंजर का साइन है, ये बाकी आपका जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पे रेड रुकने के लिए रेड जो होता है वो काफी दूर से ही दिखता है, येलो और जो ग्रीन होगा वो उतने दूर से नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन रेड आपको ज्यादा दूर से दिखता है। तो ऐसा क्यों? रेड जो है क्यों ज्यादा दूर से दिख जाता है? तो इसका रीजन ये है बच्चों, अपने को पता है जो रेड कलर है ना, जो 7 हमारा विजुअल लाइट होता है वो 7 कलर का होता है ना, अलग अलग 7 अलग अलग कलर का होता है। उसमें से रेड का जो वेवलेंथ है बच्चों वो सबसे ज्यादा होता है। क्या रेड का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा सर? इससे ये होता है कि हम लोगों ने फिर एक फिनोमेना पढ़ा था स्कैटरिंग। क्या? स्कैटरिंग। और हाँ, वहां पे हम लोगों ने देखा था जो स्कैटरिंग की इंटेंसिटी है, या चलो मैं स्कैटरिंग ही लिख रहा हूँ, कि जो स्कैटरिंग है बच्चों, है ना, रेले नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया था जो स्कैटरिंग है वो λ⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस कलर का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि λ⁴ का फर्क है ना बच्चों। तो इसका मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग बहुत कम होगा। तो ये रेड कलर जो है बच्चों, जो रेड कलर की लाइट आ रही है तो वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम फैलेगा, मतलब एटमॉस्फेयर में वो फैलेगा ही नहीं, क्योंकि स्कैटरिंग बहुत कम हो रहा है उसका ना, तो वो फिर डायरेक्ट आपके आंख पे आएगा, मतलब वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, तो इसीलिए आपको वो ज्यादा दूर से दिख जाता है। क्यों? आपको क्या बोलना है? बिकॉज रेड कलर स्कैटर लीस्ट, रेड कलर जो होता है वो बहुत कम स्कैटर होता है, मींस सबसे कम। ओके, इसीलिए अपने को ये बहुत ज्यादा दूर से ही दिखाई दे जाता है। तो आप ये नोट कर लो, है ना। आई होप आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे होगे, नहीं बैठे हो तो अभी भी बैठ जाओ, ठीक है। दूसरा रीजन बताना है क्या? स्टार अपीयर टू बी स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। जो स्टार है, मैंने बता रखा है कि जो स्टार होता है वो उनका अपेरेंट पोजीशन दिखता है अपने को, जहां पे वो है एक्चुअल में वो वाले पोजीशन अर्थ पे से हम नहीं देख पाते। क्यों? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा हो गया अर्थ, ठीक है, मैं मान लेता हूं। और मैं मान लेता हूं यहां से कोई पर्सन है जो कि अर्थ पे से किसी एक दूर स्टार को देख रहा है, यहाँ पे कोई स्टार है, ठीक है। और अपने को पता है कि अर्थ के चारों तरफ क्या है बच्चों? अर्थ का एटमॉस्फेयर, है ना, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों? जो लाइट है वो स्टार से आ रही होती है ना, स्टार से आती है, तो ये जैसे ही यहां तक तो ये सीधा आएगा, लेकिन जैसे वो एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो आप देखो इधर क्या है? रेयरर है, मतलब कोई मीडियम नहीं है स्पेस में। और जैसे ही यहाँ पे आया एटमॉस्फेयर में तो एयर के पार्टिकल मिल गए, मतलब कुछ मीडियम है।
तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्पीड का लाइट इसमें कम होगा, स्पीड का लाइट कम होगा, इसका मतलब कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, है ना, एक से ज्यादा होगा, तो लाइट बेंड होगी, सिंपल से बात है ना, रिफ्रैक्शन होगा इसका। और ये जो है बच्चों, जो है एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपका लाइट का स्पीड भी बहुत धीरे धीरे चेंज होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो शार्प नहीं होता, वो लाइट जो है थोड़ा थोड़ा बेंड होती है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से फिर लाइट आने के बाद ये धीरे 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 बंद होके इसके आंख बैंड होके इसके आंख पे पहुंच रही होगी। तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये, इसको तो लगेगा कि जो स्टार होता है वो तो सीधे, उनकी लाइट तो सीधी आती है, तो इसको यहाँ पे दिखाई देगा पोजीशन, तो ये हो गया इसका अपेरेंट पोजीशन, जबकि एक्चुअल पोजीशन आपका स्टार का यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये आपका एक्चुअल पोजीशन और ये अपेरेंट पोजीशन जो दिखता है, तो ये स्लाइटली ऊपर दिख रहा है ना, जहां पे ये है उससे कुछ ऊपर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर में आती है वो बेंड होते रहते हैं, और बेंड होते 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 या आपके आंख पे आते आते ज्यादा बेंड हो जाती है, लेकिन अपने को क्या पता है, अपने को तो पता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ पे से आती है, तो ये जब यहाँ से ये इसको क्या लगेगा कि सीधे दिखेगा ये। ठीक है, तो आपको ये बोलना है कि ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऐसा होता है अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। ओके, चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि इमेजिन अ करंट कैरिंग लूप ऑफ वायर ऑन द प्लेन ऑफ योर आंसर शीट। तो मान लो ये आपका आंसर शीट है ना, इसी के ऊपर एक क्या है, लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग लूप। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैं मान ले रहा हूँ, चलिए बोर्ड के लिए बात कर लूं कि ये बोर्ड है आपका, इस बोर्ड पे ही एक करंट कैरिंग लूप रखा है, और इसके लूप के अंदर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनटू द पेज है ना, तो हम बोल सकते हैं कि इनटू द बोर्ड क्या है, क्रॉस है ना, इनटू द बोर्ड है। तो अब आपको बताना कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि कहीं पे अगर कहीं पे आपका कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, तो इसके हेल्प से आप इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो, तो हम इसके लिए किसका यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप क्या करो, करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से होल्ड करो, और इस तरीके से कि जो थंब हो वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट हो, और जो फिंगर आपका जिस तरीके से रैप होगा या इन सर्कल होगा, है ना, वही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो अब यहाँ पे आप देखो बच्चों, अगर हम ऐसे बोले कि हम केवल इतना सा पार्ट, इस वायर का इतना सा पार्ट लें और हम पकड़ इसको होल्ड करें और सोचे, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अगर हम उधर के तरफ लें तो हमारा फिंगर किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इट मींस ये सही है, करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए। आप इसका उल्टा करो बच्चों, अगर आप करंट का डायरेक्शन नीचे लोगे यहाँ पे, तो ये इधर के तरफ, तो इसका मतलब ये बोला कि इधर क्रॉस है, तो इधर क्रॉस है तब अंदर वाले रीजन में डॉट होना चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कि अंदर वाले रीजन में क्रॉस है, तो अंदर वाले रीजन में क्रॉस है तो बाहर वाले रीजन में आपका क्या होगा, डॉट होगा, है ना। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी ऐसे, फिर ये वायर को एनसर्कल करते हुए आता है ना, जैसे ये वायर हो गया, करंट ऊपर जा रहा तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटर करेगा, ऐसे फिर इधर से घूम के एक पूरा सर्कल बनाते हैं, सर्कुलर होता है ना, एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका पैटर्न कैसा होता है, उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, याद होगा आपको, है ना। चलिए, तो आप क्या बोल सकते हो कि जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो फिर कह रहा है स्टेट द रूल यूज्ड हियर, तो मैंने बता दिया कौन सा रूल किया, मींस कौन से रूल का यूज किया हमने, राइट हैंड थंब रूल का, है ना। अब बता सकते हो। ओके, फिर कह रहा है कि आपको यहाँ पे बच्चों इसको लिखना भी है, स्टेट का मतलब कि अब आप बताओ जो रूल का यूज किया, केवल आप ये नहीं बोलो कि राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन भी करो, क्या कि इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड such that the thumb point in the direction of current, thumb किधर हो, करंट के डायरेक्शन में, then the finger encircle around the wire will give the direction of magnetic field lines around the wire and near the wire। क्लियर है? चलिए, इसके बाद पूछ रहा है कि state the rule to determine the direction of force experienced by a
current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है और उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं इस तरीके से कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो वो वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा रूल है जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि if we stretch the thumb, forefinger and middle finger of our left hand, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोरफिंगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच किए थे सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और किस तरीके से स्ट्रेच करना कि वो सभी एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फिर अगर उसमें जो आपका फोर फिंगर हो वो करंट के डायरेक्शन में हम करें, है ना, उसको अरेंज, फोर फिंगर हो वो मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी FBI, क्या FBI, है ना, थंब से आपको स्टार्ट करना है। FBI जो है बच्चों जैसे CBI होता है आपका इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसी तरीके से FBI है ना, अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो हम अगर हमारा जो फोर फिंगर हो वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो आपका मिडल फिंगर हो वो करंट के डायरेक्शन में हो, तो जो थंब होगा वो किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट मींस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर, है ना। जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से वायर के ऊपर, उसको बता रहा होगा। क्लियर है क्या? तो आई होप आप ये बता लोगे, है ना। इसके लिए स्टेटमेंट मैंने लिखा रखा है, तो जिनको नहीं पता है वो लिख लेगा। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना। यहाँ पे फिर आपका व्हेन will the magnetic field when the magnitude of the displacement of rod be largest, ये पूछ रहा है कि किस केस में जो फोर्स लगेगा वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो मैंने बता रखा आपको कि किसी रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये इस तरीके से है ना। और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि अपने पास एक क्या है, वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है ना, एक वायर है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है I यहाँ पे, और इसका लेंथ दे रखा है L लेंथ, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है मैंने बता रखा है, आपका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल I L B साइन थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, या एक्चुअली में बोले तो लेंथ, है ना, जो लेंथ है वायर का उसके और जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो करंट के डायरेक्शन में भी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन। तो आप बताओ बच्चों साइन थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, 90 पे। तो इसका मतलब वायर कहाँ पे होना, कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1, जो कि मैक्सिमम होता है। तो एफ मैक्स के लिए आपका क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो जो फोर्स आएगा वो आएगा IBL, ठीक है। तो आपको क्या आंसर बोलना है कि जब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वायर है ना, उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस टाइम पे वायर के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगता है। वही आपका वायर बच्चों सपोज करो कि पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आपका वायर भी हो जाए। चलो मैं वायर को दूसरे कलर से ले रहा हूं, मान लेते हैं कि ये ब्लू वाले कलर का जो है आपका ये वायर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो बी और करंट के बीच का फिर डायरेक्ट जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल 0, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो 0 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो इस बार जो फोर्स आने वाला है वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि कब फोर्स लगेगा, अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल वाला कंडीशन ना हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से किसी एक एंगल पे हो वायर, तभी फोर्स लगेगा। अगर परपेंडिकुलर है तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, इसके अलावा अगर किसी एक एंगल पे है तो कम फोर्स लगेगा, ठीक है। मैं केवल आंसर नहीं बता रहा, उसके आसपास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको भी करा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
26 क्वेश्चन है, कह रहा अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकल लेंथ दिया है किसका, कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का है और फिर ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया है, 15 सेंटीमीटर पे। तो आपसे पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ये सब दिया है। अब आपसे पूछा क्या है, पहला तो पोजीशन पूछा है, साइज पूछा है और नेचर। तो सबसे पहले पोजीशन के लिए मतलब कि V पूछा है, साइज मतलब कि हाइट ऑफ इमेज पूछा है आपसे, फिर नेचर, नेचर मतलब स्मॉल m की वैल्यू पूछा है ना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें पूछा है। तो सबसे पहले अपने को F और U पता है, तो लेंस फॉर्मूला लिख मतलब लगाकर हम V की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो आप फॉर्मूला लिखो, केवल फॉर्मूले के ही आपके 0.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप पहले फॉर्मूला लिखा करो। कई बच्चे डायरेक्ट हीरोपंती दिखाते हैं और फिर गड़बड़ भी हो जाता है उनका, है ना। तो ये हो गया 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u लेंस फॉर्मूला। क्लियर है। अब आप साइन कन्वेंशन यूज करो। मैंने बोला है साइन कन्वेंशन यूज करने से पहले सबसे पहले आप एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लिया करो, है ना। सबसे सही तरीका यही है, इससे आपका कभी गलत नहीं होगा। अब आप लेंस से बनाए, अब आपको तुरंत समझ में आएगा कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव, इधर वाला डिस्टेंस लेफ्ट में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। इतना तुरंत क्लियर करते ही आप तुरंत साइन कन्वेंशन दो सभी को। क्या क्या साइन होगा, तो फोकल लेंथ आपका अपने को पता है, कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस इधर होता है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव। फिर ऑब्जेक्ट मैंने बोला है कि हमेशा आपको ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, लेफ्ट में, तो यू क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। चलो अब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं क्या मिलेगा, 1/20 इक्वल 1/v माइनस, अब माइनस आप -15 करोगे बच्चों वो आ जाएगा प्लस का 15, इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। तो 1/20 माइनस 1/15 इक्वल 1/v इधर अकेला बन जाएगा, है ना। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड करके अपने को इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, तो आप 20 और 15 का एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। 20 से डिवाइड करो 60 को 3 टाइम्स में, तो 3 आ गया। इधर कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड करोगे 60 को 4 टाइम्स में, 4 से मल्टीप्लाई करो -1 में, तो -4, है ना। यहाँ पे 1/v, चलिए यहाँ से 3 - 4 आपका आ जाएगा माइनस का 1, और ये 1/v इधर अकेले है, तो -1/60। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर रेसिप्रोकल कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा। तो v इक्वल, ये रेसिप्रोकल किया तो v हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका बच्चों क्या, इमेज डिस्टेंस। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि जिधर आपने ऑब्जेक्ट रखा है ना उसी साइड इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अब हो भी रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देखो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइड ही तो इमेज बनता है। याद आ गया होगा रे डायग्राम से, क्लियर है। नहीं याद आया होगा तो इसका मतलब आपको फिर अभी पढ़ने की जरूरत है और ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। चलो अब मैग्निफिकेशन निकाल लें नेचर बताने के लिए कि इमेज कैसा होने वाला है, इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल या इरेक्ट। ओके, एम इक्वल क्या होता है, लेंस के केस में v/u होता है। ध्यान रखना आप फॉर्मूले में अगर माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्लियर है। और जो साइन आए आपका कैलकुलेट करने के बाद वही साइन यहाँ पे रखा करो। माइनस का 60 आया है तो माइनस का 60 सेंटीमीटर v हो गया, और u आपने -15 पहले ही ले रखा है, तो कितना आ गया आपका, माइनस से माइनस कट जाएगा, +4 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।
तो मैग्निफिकेशन आप देखो बच्चों प्लस में आ रहा है, तो प्लस में मैग्निफिकेशन इट मींस की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और ये आप ऐसे भी रे डायग्राम से भी आपको याद होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 4 ये बता रहा है, केवल नंबर बात करें, साइन हटा दो, साइन के बारे में मत सोचो प्लस है कि माइनस कुछ नहीं, केवल नंबर देखो तो 4 है, नंबर 4 है। इट मींस की जो इमेज होने वाला है वो ऑब्जेक्ट का 4 टाइम्स होने वाला है, आप यहीं से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके बाद मैं बता दूं आपको, यहाँ पे देखो तो m इक्वल, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा HI अपॉन HO, है ना। यहाँ से HI निकालोगे तो क्या आ जाएगा, m टाइम्स HO। ठीक है, तो यहाँ पे HI इक्वल m कितना है प्लस का 4, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर का था, इमेज 16 सेंटीमीटर का। और यहाँ पे भी आप देखो इमेज प्लस में आ रहा है, तो ये बता सकते हो आपकी जो इमेज बनेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनने वाला है। क्लियर है, चलिए तो ये सभी हो गया, फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज, तीनों। ओके, अगर आपको ये नहीं करना था तो आपके पास एक ऑप्शन था और वाला, ये कर सकते हो। क्या है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर कनकेव लेंथ का। कह रहा है यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस। आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस फाइंड करना है। कितना है, फोकल लेंथ 30 है और ऑब्जेक्ट 60 पे रखा गया है। क्या, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर, और आपको v पूछा है बस इस बार। और कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। मैंने फिर बोला बच्चों, तुरंत आप क्या करो, साइन कन्वेंशन यूज करो, इधर पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ऊपर साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, तुरंत। अब आप बताओ, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, लेफ्ट में। क्लियर है, तो ऑब्जेक्ट आपका आ गया लेफ्ट में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होने वाला है, नेगेटिव, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। ओके, फिर फोकल लेंथ, तो अपने को याद है इसका मेन फोकल लेंथ या मेन फोकस किधर होता है, इस साइड लेफ्ट में, है ना। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फिर से फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगा। चलो लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। हमेशा फॉर्मूला, पहला स्टेप तो आपका यही होना चाहिए, फॉर्मूला लिखने का। ठीक है, ताकि 0.5 मार्क्स एटलीस्ट तो बने। तो यहाँ पे -30 इक्वल 1/v और माइनस ऑफ माइनस यू, फिर से मैं 1/ प्लस में 60 लिख दिया। फिर इसको आप इधर ले आओ, यहाँ से 1/60 को इस साइड ले आओ, है ना। इधर 1/60 प्लस में है तो इधर आके माइनस का 1/60 हो जाएगा और माइनस 1/30 इक्वल 1/v, है ना। वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड करो तो माइनस का 1, और ये फिर 30 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में, और ये आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल 1/v। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3। मैं 1/v को पहले लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 60। ओके, अब आप सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा आपका 20 माइनस में, तो 1/v इक्वल माइनस का 1/20। अब आप क्या कर दो, लास्ट में रेसिप्रोकल कर दो, है ना। यही आंसर मत लिख दिया करो, क्योंकि अपने को v चाहिए ना कि 1/v। ठीक है, तो अब यहाँ से रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा v, और इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब इसके बाद क्या बोला इसने, पोजीशन ऑफ इमेज तो पूछा, पहला तो आपका हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, दूसरा इसने पूछा है कि रे डायग्राम बना के आप इसको जस्टिफाई करो। तो जस्टिफाई करने के लिए बस आपको, अब यहाँ पे जो हमने रफ डायग्राम बनाया है, अब आपको यही डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियरली बनाना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, मैं फिर बना रहा हूं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो, यहाँ पे फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ था 30 सेंटीमीटर, है ना। और फिर इमेज डिस्टेंस आया था फिर से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था 60 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब माइनस 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 सब ले लेते हैं, ठीक है। तो अपने को रे डायग्राम से पता है, ये रहा लेंस आपका, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आप ऑप्टिकल सेंटर ले लो, ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ लेना है कितना, 30 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया आपका फोकस, तो इस साइड भी फोकस आएगा, ठीक है। इसका डबल आपका आएगा 2f, है ना। तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, -60 पे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माइनस साइन बच्चों बस ये बता रहा है कि लेफ्ट में रखोगे कि राइट में, माइनस है तो लेफ्ट में रखो, अगर प्लस में है तो राइट में। तो इधर भी आपका 2f, ठीक है, इसके डबल, फोकस का डबल डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा है कि रे फॉर्म मींस रे डायग्राम बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 2 रे चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला रे हम ले जाएं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि जो रे पैरेलल जाता है तो वो इस तरीके से डाइवर्ज होगा कि अपने को क्या लगेगा कि कहां से जा रहा है, वो डाइवर्ज होके अपने को लगेगा कि वो फोकस से डाइवर्ज होके जा रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधे ले जाओ, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हैं वो अनडेविएटेड पास होती है, मतलब किसी तरफ बेंड नहीं होती, ठीक है, बिना डेविएशन के, बिना बेंड के ही वो पास कर जाते हैं। तो दूसरा रे बच्चों देखो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो ये सीधे, तो एक रे ऐसा लग रहा है, जो पर्सन इधर से देखेगा खड़े होके तो उसको लगेगा कि रे यहाँ से जा रहा है एक, और एक यहाँ से, तो ये दोनों रे इसको जाते हुए दिखेंगे। तो अगर हम इस पॉइंट को हम ए बोले, ए, और इसको बी बोले, तो ए का जो इमेज बनेगा ए डैश, और बी पॉइंट का जो इमेज बनेगा बी डैश, ए डैश बी डैश आपका इमेज बन गया है। और ये बच्चों हमेशा एफ और ओ के बीच में ही बनता है, ठीक है ना। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो फोकस पे इमेज बनता है, फिर आप ऑब्जेक्ट को और पास लाओ तो इमेज भी धीरे धीरे कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस की ओर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बढ़ेगा लेंस की ओर, उसी तरह इमेज भी धीरे धीरे उधर ही शिफ्ट होता जाता है। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, एक बार आप केवल साइन कन्वेंशन और 2-3 न्यूमेरिकल अच्छे से कर लो, ठीक है, आपको फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ फॉर 2 मिनट। तो 10 एम्पियर का करंट 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो चार्ज इक्वल क्या होता है बच्चों, आई टी, या आपने पढ़ा होगा कि आई इक्वल क्यू अपॉन में टी, ठीक है। तो आप क्यू इक्वल निकालोगे तो आई टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कितना दे रखा है, 10 एम्पियर, और टाइम यहाँ पे 2 मिनट दे रखा है, तो 2 मिनट नहीं रखना आपने को, 2 मिनट को आपको बदलना है 2 इंटू 60 सेकेंड, है ना। हमेशा एसआई यूनिट टाइम का सेकेंड होता है, ना कि मिनट। अगर मिनट रखोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर नंबर मिलने वाला नहीं रहेगा। तो 2 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 120 मिनट सेकेंड, सॉरी क्या आ जाएगा, 2 इंटू 60 120 सेकेंड आ जाएगा। तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया आपका चार्ज, 1200 कूलम। तो कितना चार्ज पास करेगा, 1200 कूलम, है ना। फिर कह रहा है इसके बाद इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, है ना, 10 टू द पावर माइनस का 19 रहेगा कूलम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वो पता है अपने को। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हुआ। तो अपन को फिर से Q का एक और फॉर्मूला पड़ा है, Q इक्वल N इंटू E। तो अगर हम N निकाले, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N निकाले तो E को हम डिवाइड में भेज सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि N इक्वल Q अपॉन में E। तो Q कितना है 1200 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। अब आप क्या करो, 10 पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओ, है ना, और साथ में इससे डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि 12,000 लिख दे रहा हूँ, क्या 12,000 डिवाइडेड बाई 16 और इंटू में 10 पावर प्लस का 90 हो गया। अब आप 16 से डिवाइड करो इसको 120 को, तो ये 7.5 के आसपास आ जाएगा, और फिर 2 जीरो इसको दे दो, कितना आ जाएगा आपका,
डिवाइड करके आप देख लेना बच्चों, तो n इक्वल आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻21, इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना। चलो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि किसका किसका एग्जैक्टली आ जा रहा है ना। ये तो आप कर ही सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे एक और कह रहा है कि द VI ग्राफ फॉर कंडक्टर इज शोन इन फिगर। किसी कंडक्टर के लिए V वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया है। कह रहा है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से ये पता चल रहा है, देखो बच्चों, जैसे जैसे इधर देखो आप करंट बढ़ रहा है, उसी तरीके से धीरे धीरे वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटता है, तो फिर क्या आता है बच्चों, V इक्वल RI। ये क्या है, ओम्स लॉ ही तो है ना। और आप देखोगे बच्चों हर जगह ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो स्लोप है ना, स्लोप मतलब इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे ये लाइन है, हर जगह सेम आएगा एंगल, तो स्लोप भी सेम है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसका VI का जो स्लोप है वही तो रेजिस्टेंस देता है ना, डेल्टा V अपॉन में डेल्टा I इसका स्लोप आएगा और वो R के बराबर होगा, ठीक है। और ये हर जगह सेम है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि R जो है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है। तो R कांस्टेंट किसके लिए होता है बच्चों, केवल और केवल कंडक्टर के लिए, ठीक है। और इसका मतलब ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है ना। सेमीकंडक्टर वगैरह में वोल्टेज और करंट के साथ रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, वहां पे चेंज होता रहता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमेशा कंडक्टर के लिए जो है रेजिस्टेंस वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर के एरिया पे डिपेंड करता है, और वो किस मटेरियल का बना है ना, साथ में टेम्परेचर पे। ओके चलिए, तो यहां तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न, तो बच्चों वो तो सिंपल है, बार मैग्नेट की तरह ही तो रहता है ना। तो सिंपल आपका सोलेनॉइड क्या है, मैं मान लेता हूं कि अपने पास एक क्या है, हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना, जिसका लेंथ उसके डायमीटर के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। और इसी हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर हम बहुत सारे इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर देते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को तो हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, ठीक है। और ये बच्चों देखो करंट यहाँ पे हम लोग फ्लो करा दिए, तो जैसे ही करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये इस तरीके से जा रहा है बच्चों, ये जो वायर गया है इसी साइड से ऊपर रैप हुआ है, और तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है। तो ये वाले जो है यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बोले तो ऊपर से ऐसे है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो इसका मतलब हम ये लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, तो यहाँ पे अपने को ये वाला साइड नॉर्थ पोल मिलेगा और ये वाला साइड साउथ पोल। हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है वो तो बार मैग्नेट की तरह होगा, और इसका नॉर्थ पोल ये होगा, ये रहा नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल पे से इंटर करते हैं, और पूरा इंटर करते हुए फिर अंदर में पूरा क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। और सोलेनॉइड के अंदर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है ना, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे पैरेलल होती हैं, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि मेंशन 2 प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। मैंने बता रखा है ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग होता है जब हम जो कोई एक वायर है बच्चों, उसका एक हीट है ना, जैसे वायर को अपने को पता है कि जैसे ही वायर में करंट फ्लो होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है ना, तो उसका हीट बियर करने का एक कैपेसिटी होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो इंसुलेशन हुआ रहता है ना, प्लास्टिक का कवर लगा रहता है ना इंसुलेशन, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही झेल पाता है। अगर करंट बहुत ज्यादा हो गया तो हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से वो है इंसुलेशन खराब हो सकता है, और इंसुलेशन खराब होगा तो क्या पता लाइव वायर और न्यूट्रल वायर टच भी कर जाए, और टच करके स्पार्क जनरेट होगा, मतलब और ज्यादा फिर खतरनाक स्थिति आ जाएगा, आग लग जाएगा, है ना। तो ये डैमेज हो जाएगा, मिला जुला के चीजें खराब हो जाएंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी वायर में जो करंट है एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा फ्लो नहीं होना चाहिए।
अगर उस सर्टेन लिमिट से ज्यादा फ्लो हो रहा है उसी को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग केस। और ओवरलोडिंग होगा तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से इंसुलेशन वायर का खराब होगा, इंसुलेशन के वजह से फिर शॉर्ट सर्किट वगैरह या फिर खुद स्पार्क जनरेट करके आग वगैरह लग सकता है। इवन आपके जो डिवाइसेज है वो डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के ओवरलोडिंग खराब है। तो वो कह रहा है कि ओवरलोडिंग से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ओवरलोडिंग से बचने के लिए बच्चों सबसे पहले ओवरलोडिंग होता किसके वजह से है, तो होता क्या है, कई बार आपका अचानक से जो आपका लाइव वायर में जो वोल्टेज है जनरली हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट, वो समहाउ कई किसी रीजन से उससे ज्यादा आ जाए, अचानक से बहुत ज्यादा हो जाए, तो भी आपका क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा। ठीक है, तो अचानक से आपका हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाइक इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा हाइक नहीं हो। ठीक है उसमें। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं कि किसी एक सिंगल सॉकेट से हम बहुत सारे अप्लायंसेस को ना चलाएं, है ना, एक ही सॉकेट से हम गीजर, फ्रिज, टीवी सब एक एक्सटेंशन बोर्ड लगा के सब उसी से रन कराने लगे, तब क्या होगा बच्चों, फिर एक ही वायर से आप बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दोगे तो सभी डिवाइसेस अलग अलग अमाउंट में करंट ड्रॉ करेंगे, तो जो आपका मेन वायर होगा अब उसका उतना बेयरिंग कैपेसिटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक ही टाइम पे आप सभी को रन करा रहे हो एक साथ, वो भी तो क्या होगा, सभी एक बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे। तो इसीलिए घरों में बोला जाता है कि एक ही साथ में आप मोटर ऑन मत करो, मोटर, फ्रीज, गीजर जो मतलब हैवी डिवाइसेज हैं, हैवी पावर वाले, एक साथ सभी को रन मत करो। अगर मोटर ऑन की हो तो बाकियों को बंद कर दो, फिर उसके बाद मोटर जब बंद हो जाए तब फिर बाकियों को चालू करो। ठीक है, तो वो किसके लिए, ओवरलोडिंग से बचने के लिए। या फिर कोई एक फॉल्टी डिवाइस हो जिसका जो वायर में इंसुलेशन वो खराब हो, वो टच कहीं पे वो टच कर रहा है ना, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, शॉर्ट सर्किट होने का डर है, तो ऐसे डिवाइसेस को भी हमको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, उसके वायर को या वो फॉल्टी डिवाइस को हमको नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इसके वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाता है। फॉल्टी डिवाइस होगा तो जाहिर सी बात है समहाउ वो लाइव वायर न्यूट्रल वायर कनेक्ट में आए, फिर से शॉर्ट सर्किट वाला केस, तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होना चाहिए, है ना। शॉर्ट सर्किट का सिंपल सा मतलब है लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो एक साथ टच हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में, और उसके वजह से आपका स्पार्क जनरेट होता है और फिर फायर आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा अ पर्सन इज अनेबल टू सी एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली प्लेस्ड विद इन द 75 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आई। कोई पर्सन है बच्चों, वो अपने जहां से उसके आंख से 75 सेंटीमीटर के अंदर वाली चीजें उसको नहीं दिख रही है ना, तो अपने को पता है कि एक सर्टेन लिमिट के अंदर की चीजें है ना नहीं दिख रही हैं, और वहां से फिर कुछ दूर बाद की चीजें दिखने लगी। ठीक है, 25 से दूर की चीजें इसको दिख रही हैं, इससे पहले की नहीं दिख रही हैं, तो कौन सा है, तो इसको दूर का दिख रहा है, इसका मतलब फार साइटेडनेस है ना, और फार साइटेडनेस को हम क्या बोलते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हाइपर मेट्रोपिया या शार्ट साइटेडनेस या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, या हाइपरोपिया भी बोलते हैं, बहुत नाम है। द नेम द डिफेक्ट, मैंने बता दिया नाम। अब कह रहा है ये किन वजह से होता है, इसके दो कॉज बताओ, तो मैंने बता रखा है क्या हो, सबसे पहला कि आपका जो आई बॉल हो वो पिचक जाए। अपने को पता है ना, इस केस में जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द रेटिना बनता है ना, जो इमेज बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है, रेटिना से पीछे बना इमेज है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका आई बॉल हो वो छोटा हो गया हो, या फिर आपके आई लेंस का जो फोकल लेंथ हो वो बढ़ गया हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ बढ़ना मतलब आई लेंस का पावर कम हो गया हो, है ना। पावर कम मतलब कि आपका कर्वेचर भी कम बोल सकते हैं हम, कि डिक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस, है ना। तो आप कोई भी एक रीजन दे सकते हो, या तो बोल दो फोकल लेंथ बढ़ गया, पहला तो रीजन ये हमेशा दिया करो कि आई बॉल बढ़ा कि घटा, इस केस में क्या होता है, आई बॉल छोटा होता है, तो आई बॉल छोटा हुआ। फिर दूसरा आप बोल दो कि फोकल लेंथ बढ़ गया या फिर पावर घट गया। ठीक है, ओके, कह रहा है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस नीडेड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, एज्यूम द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मलाइज्ड 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इस सज्जन का क्या तकलीफ है, इसको सही कीजिए, है ना।
इसको सही करने के लिए जो लेंस चाहिए उसको आप बताओ। तो चलिए इस सज्जन के तकलीफ को हम देखते हैं क्या है। इस सज्जन को कुछ दूर तक का नहीं दिख रहा है, कितने दूर तक का, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा लेंस हो, है ना, एक ऐसा लेंस हो जो कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखें, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रखें तो उसका इमेज कहाँ बना दे, यहाँ बना दे। ठीक है, तो अपने को कम से कम कितने पे देखना रहता है, वो कहा है नॉर्मल, है ना, अपने को कहाँ पे देखना होता है, नियर पॉइंट पे, है ना, क्योंकि नियर पॉइंट के पहले का, नियर पॉइंट के पहले का तो किसी को नहीं दिखता ना, क्योंकि उससे ज्यादा हमारा आई लेंस फोकल लेंथ अपना कम ही नहीं कर पाता। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से, तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर से पहले का तो किसी को नहीं दिखता, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो हमको ये हो हमारा क्या कि हम अगर हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें, 25 सेंटीमीटर पे रख दें ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज क्या हो, यहाँ पे बना दे। कौन, ये लेंस, ये वाला लेंस, है ना, ये लेंस का काम क्या है, यहाँ पे रखे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेज बना दे। फिर अपने आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा और फिर ये चीज दिखने लगेगा। क्लियर है, सिचुएशन समझ में आ गया क्या, कि ये वाला जो लेंस है, ये एल जो बाहर से लगा रहा है, ये क्या करे, यहाँ पे रखे, नियर पॉइंट पे रखे ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे इमेज बना दे, और ये इमेज अब आपका क्या हो जाएगा, अपने आंख वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा। ओके, तो चलिए, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे u इक्वल -25 सेंटीमीटर, है ना। देखो अब इस लेंस के लिए दोनों ये क्या होंगे, लेफ्ट में होंगे ना, तो लेफ्ट में डिस्टेंसेज क्या होता है, नेगेटिव, और राइट में पॉजिटिव। तो ये हम क्या लेने वाले हैं कि 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ बना दे, कम से कम 75 पे बना दे, दोनों लेंस के लेफ्ट में, इसलिए दोनों नेगेटिव। और वो फोकल लेंथ हम निकाल ले पहले, तो फिर पावर निकाल लेंगे। तो चलिए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वैल्यू रखिए, 1/f निकालना है अपने को, 1/v, v कितना है, माइनस का 75, और ये माइनस ऑफ माइनस u कितना हो जाएगा, प्लस का 25। ओके, 1/f इक्वल 75, एलसीएम हो जाएगा, तो 75 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स में माइनस का 1, ये डिवाइड करोगे तो माइनस का मीन्स 3 आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, तो 1/f इक्वल आपका आ गया यहाँ पे प्लस का 2/75, 2/75। तो अब आप देखो यहाँ पे फोकल लेंथ आ गया कितना, 75 डिवाइडेड बाई 2, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं 37.5 सेंटीमीटर, ये आ गया फोकल लेंथ, और ये प्लस में आ रहा है ना। तो प्लस साइन क्या बता रहा है बच्चों, कि ये लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, और अपने को पता है जो इमेज बनेगा इस केस में क्या है, बिहाइंड द रेटिना बनता है, उसको और पहले ही अपने को फोकस करना है ना रेटिना पे, तो कौन सा लेंस चाहिए, और पहले ही कन्वर्ज करना है, और पहले कन्वर्ज करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ से ये बता ही रहा है कि किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, है ना। चलिए, तो याद आ गया। अब आप बताओ बच्चों, क्या फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दिया हो, पावर आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं सर, कैसे, P इक्वल 1 मीन्स अगर सेंटीमीटर में तो 100/f इन सेंटीमीटर, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो चलिए ये रख देते हैं। फिर P इक्वल 100 डिवाइडेड बाई कितना, 75/2, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया, 100 इंटू 2 अपॉन में 75 है, तो आप डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 25 से, तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 8/3 आ जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, है ना, 2.666 इतना डायोप्टर, है ना। हाँ, अगेन ये केस में पावर का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, डायोप्टर। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक दिक्कत नहीं होगा, बस यहाँ पे आपको ये समझना था कि इधर वाले रीजन में रखे ऑब्जेक्ट को इमेज ये बना दे इधर वाले रीजन, क्योंकि ये तो अपने को दिख रहा है ना, इधर बनेगा तो दिखेगा, कम से कम यहाँ पे बना दे, और ये लेंस क्या करेगा, यहाँ पे इमेज बना दिया,
अब ये फिर भूल जाओ, अब ये अपने आई वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वो फिर क्लियरली दिखेगा, है ना। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका। अगर आपको ये नहीं करना था तो आपके पास एक और ऑप्शन था इस बार भी, ठीक है। क्या है? पहला ये बोल रहा है कि why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than the 25 सेंटीमीटर। मैंने बताया बच्चों, अभी बताया क्या कि अगर एक शर्ट जो आपका आंख है वो 25 सेंटीमीटर से पहले के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता क्लियरली। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि बच्चों जो अपना आई लेंस है ना, उसका फोकल लेंथ कम या ज्यादा करने का है ना, ज्यादा करने का तो कोई लिमिट नहीं है ना, लेकिन कम करने का एक लिमिट है कि वो उससे कम फोकल लेंथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या अपने आई लेंस का एक सर्टेन लिमिट है जो कि कम से कम फोकल लेंथ हो सकता है जिसका, तो वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो पाता। 25 सेंटीमीटर से अगर हम पहले रखते ऑब्जेक्ट को तो वो क्लियरली फोकस नहीं कर पाता रेटिना पे, इसीलिए उस टाइम पे शार्प इमेज नहीं बना पाता, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवर आई है लिमिट ऑफ मिनिमम फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, और इससे ज्यादा अगर हम कम करते हैं तो वो उससे ज्यादा फोकल लेंथ कम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शार्प इमेज नहीं बन पाती, ठीक है। रेटिना पे दिखेगा आपको ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि पास में आप रखोगे तो नहीं दिखेगा। पास में रखे ऑब्जेक्ट को आप 25 सेंटीमीटर से पास में रखोगे दिखेगा, लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा। अब आपको अपने आंख के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट स्ट्रेन क्लियरली अगर आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो वो होता है डिस्टेंस मिनिमम 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको आप नियर पॉइंट बोलते हो। ओके, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो आपको रे डायग्राम के हेल्प से स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट का रिकॉम्बिनेशन वाला डायग्राम बनाना है। तो हम लोगों ने न्यूटन प्रिज्म का नाम सुना था। एक आप क्या करो, एक प्रिज्म ले लो और दूसरा अपसाइड डाउन एक प्रिज्म ले लो, है ना। तो आप क्या करते हो, जब एक व्हाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कराते हो तो ये वाला क्या करेगा, ये लाइट को डिस्पर्स करेगा, है ना। तो अपने पास ये एक व्हाइट लाइट है, ठीक है, और ये अपने पास एक प्रिज्म है। तो ये क्या करेगा, प्रिज्म, ये पहला प्रिज्म क्या करेगा, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करेगा 7 कलर में, है ना। तो रेड कलर आपका सबसे ऊपर रहता है और व्हाइट लाइट कलर सबसे नीचे होता है ना। अब ये जाएगा यहाँ पे इस वाले प्रिज्म पे इंसिडेंट होगा। अब फिर ये प्रिज्म क्या है, उल्टा रखा है, तो ये लाइट को अब अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करेगा। ये वाला अगर हम बोले ऐसे तो लाइट को ये क्लॉकवाइज सेंस में बेंड किया, तो दूसरा वाला प्रिज्म एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बेंड करेगा। तो नेट डेविएशन अगर हम बोले तो लाइट का नेट डेविएशन नहीं हो पाता, मतलब ये वाली लाइट जो ओरिजिनल थी और ये जो बाहर निकलेगी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो नेट डेविएशन 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, ये रेड और ये फिर यहाँ पे वायलेट मिलके कंबाइन करके अगेन एक व्हाइट लाइट फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले किसने, न्यूटन ने देखा था, ठीक है। इसलिए न्यूटन प्रिज्म के नाम से भी ये चीजें फेमस है। ओके, तो आपको यही बताना, P1 प्रिज्म आपका क्या करेगा, लाइट को डिस्पर्स करेगा, और P2 प्रिज्म आपका उल्टा रखा हुआ है तो वो लाइट को फिर से रिकंबाइन करके एक अगेन व्हाइट लाइट बना देगा, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे फिर कह रहा है कि लिस्ट 2 एसेंशियल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग द रेनबो। तो मैंने बता रखा है रेनबो फॉर्म होने के लिए बच्चों 2 कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला क्या, कि जो आपके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट होने चाहिए। क्या पहला आप क्या लिखोगे कि देयर शुड बी वाटर ड्रॉपलेट इन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, दूसरा बच्चों ये जो रेनबो होता है ना, सन अगर आपका यहाँ है ना, तो आपके सन पीछे सन होना चाहिए, है ना। आपका हेड, आपका फेस इधर साइड, ठीक है, आपका फेस इस साइड है ना, फेस इस साइड हो, आपके पीछे जो हो सन होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो दूसरा कंडीशन भी समझ में आ जाएगा। क्या, पहला जो वाटर ड्रॉपलेट होना चाहिए, दूसरा जो सन होना चाहिए आपके पीछे होना चाहिए, ताकि फिर आपको इस साइड जो है रेनबो फॉर्म होता हुआ दिख जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये है, रहीमा was investigating a circuit for her school project. She wanted to demonstrate the effect of length on the resistance of conductor. रहीमा नाम की एक स्टूडेंट है, वो रेजिस्टेंस जो है, अपने को पता है रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द
कंडक्टर डिपेंड करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो वो यही बताना चाह रही थी, इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट तैयार करा है। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे दो, उसने द फॉलोइंग इज गिवन अ सर्किट रजिस्टर ए एंड बी, यहाँ पे ए और बी दो रजिस्टर उसने ले रखा है। ठीक है, सेम मटेरियल और सेम थिकनेस का, इसका मतलब रो और ए तो सेम हो गया है ना, सेम मटेरियल के दोनों रजिस्टर हैं और जो है दोनों का थिकनेस ए सेम है, लेकिन यहाँ पे एरिया है ना, एरिया सेम है। ठीक है, यहाँ पे ए इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज बी, लेकिन जो लेंथ है रजिस्टर, जो पहला वायर है और जो दूसरा वायर है, तो ए जो है उसका जो लेंथ है वो ज्यादा है और बी का कम है। कैसा है, लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ बी। ठीक है, ये दे रखा है और अपने को पता है बच्चों कि R इक्वल क्या होता है, रो L अपॉन में A। अगर रो और A कांस्टेंट हो किसी में रजिस्टर के लिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सिंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि RA विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RB, है ना। अगर हम रेजिस्टेंस B का मान ले RB और A का मान ले RA, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि RA is 2 times of RB। ठीक है, कह रहा एज लॉन्ग एज द टोटल करंट इन द सर्किट इज 6 एम्पियर, यहाँ से जो करंट निकल रहा सर्किट से वो 6 एम्पियर का है, अब जो कि बैटरी इसने 12 वोल्ट की लगा रखी है। ठीक है, तो सबसे पहला आप देखते हैं ये केस बेस स्टडी वाला है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस पूछा यहाँ पे, है ना, टोटल रेजिस्टेंस पूछा है बच्चों। तो यहाँ पे टोटल करंट दिया है, वोल्टेज नेट जितना अप्लाई करा है वो दिया है, तो क्या होता है करंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला, तो रेजिस्टेंस आपका हो गया V अपॉन में I, वोल्टेज 12 वोल्ट और करंट टोटल 6 एम्पियर, तो कितना आ गया 2 ओम आपका आ गया R इक्विवेलेंट, है ना। ये आपका क्या है, उन दोनों रजिस्टर का R इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कर रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RA एंड RB। अब आप बताओ बच्चों, यहाँ पे दूसरा आपको कंडीशन ये दे रखा है, एक तो आपको R इक्विवेलेंट पता है 2 ओम और दूसरा है RA इक्वल 2 टाइम्स ऑफ RB, है ना ये। और R इक्विवेलेंट क्या होगा, दो रजिस्टर के लिए मैंने बता रखा है, दो रजिस्टर के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2, और उसको सिंप्लीफाई करके जब निकालते हो बच्चों तो क्या आता है, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम A के फॉर्म में बात कर लें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या होगा, RA इंटू RB अपॉन में RA प्लस RB। ठीक है, चलिए R इक्विवेलेंट 2 दिया है और वहां से भी वैल्यू में रख रहा हूं, क्या R इक्विवेलेंट 2 ओम दिया है और मैं RA की वैल्यू रख दे रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ RB इंटू में RB अपॉन 2RB, RA की जगह फिर प्लस RB, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स RB इंटू RB, रहने दो B फॉर बस बच्चों यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाए हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा 3RB, तो एक RB कट जाएगा, क्या आ गया 2/3 RB। अब इधर हम मल्टीप्लाई कर दें, क्या आया 2 इक्वल 2RB अपॉन में 3। ठीक है, तो अब यहां से आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल 2 टाइम्स RB, तो 2 से 2 कट जाएगा, RB इक्वल कितना आ गया आपका 3 ओम। तो जब RB इक्वल 3 ओम आ गया तो RA क्या रख सकते हो, यहाँ पे रख दो, RA आ जाएगा आपका, तो 2 RA क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6 ओम। ठीक है, और इसका डबल है भी, अपने को वैसे भी पता है, तो ये आपका आ गया RA एंड RB। RB आपका आ गया 3 ओम और RA आ गया आपका 6 ओम। उसके बाद कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन बोथ अमीटर, विल द करंट इन A1 एंड A2 विल बी सेम। तो आपको दोनों अमीटर में करंट की रीडिंग बताना है, इसकी रीडिंग बताना है, इसकी रीडिंग बताना है।
और क्या इन दोनों में सेम होगा? तो अपने को पता है बच्चों की जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट डिवाइड होता है, और करंट कैसे डिवाइड होता है? रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। आई अगर बोले तो V अपॉन में R है, और V अगर सेम है सबके तो हम बोल सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो होगा। तो अपने को ये पता चल गया कि जो 6 ओम वाला है, A वाला आपका 6 ओम है और B वाला 3 ओम है, ठीक है। इसमें कम करंट जाएगा A वाले में और B वाले में ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस पता है RB और ये है आपका RA। अब आप बताओ बच्चों, ये दोनों पैरेलल में, तो जितना वोल्टेज आप अप्लाई किए हो वही टोटल का टोटल इनके यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके क्रॉस वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस V और R पता है, तो I नहीं निकाल सकते आप इसमें? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे? तो आपका I होता है क्या? V अपॉन में R। तो I इन 3 ओम कैसे आएगा? I इन 3 ओम कैसे आएगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस 12 वोल्ट ही है, ठीक है। और इसमें 3 ओम रख दो, क्या आ जाएगा? 4 एम्पियर। फिर इसी तरीके से करंट इन 6 ओम वाले में क्या होगा? उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। और फिर अगेन 4 + 2 करोगे तो 6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें कितना आएगा, या इसकी रीडिंग आ जाएगी 2 एम्पियर और इसकी रीडिंग 4 एम्पियर, और ये दोनों फिर से कंबाइन होके यहाँ पे 6 एम्पियर करंट बना लेंगे टोटल। ओके, ठीक है। तो सेम करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस से अलग अलग है, इतना आपको बोल देना है, ठीक है। डिफाइन द रेजिस्टिविटी, तो मैंने बता रखा है बच्चों R इक्वल क्या होता है आपका? रो L अपॉन में A। तो यहां से आप उल्टा रो निकालोगे तो R से मल्टीप्लाई कर दो A का, तो RA डिवाइडेड बाई L, ठीक है। तो हम ऐसे बोले कि कोई एक वायर हो जिसका लेंथ 1 मीटर का हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर का हो और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसके रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है बच्चों वो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एरिया, है ना। ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी है वो वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब उसका लेंथ कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इन सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर एक बात पे और डिपेंड करता है, टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर पे। जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे बोलना कि ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, बाकी ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और न्यूमेरिकली इसकी क्या आती है वैल्यू, कि अगर हम 1 मीटर लेंथ का वायर लें, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखें, तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वही उसके रेजिस्टिविटी के बराबर आएगा न्यूमेरिकली। बाकी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ओके, आई होप बच्चों आपको जो आज का सैंपल पेपर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है या डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और फिर उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिस भी टॉपिक का आपको नहीं समझ में आया, पहले आप उससे पहले उसके जो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है उसे देख लेना, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पे हम लोग जनरली क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग बहुत जल्दी में बता दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं पूरा। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।